तरीके से एक एलिजिबिलिटी कंडीशन बनती है। आपके ये भी ध्यान में रहे कि हमारे पास 1/12/2021 तक जो वैकेंसीज हैं वो है 663 और जो एलिजिबल पीस मील वर्कर्स हैं वो है 755। इसलिए 755 में से 663 जो हैं उनको 1/12/2021 से हम अनुबंध पर लेंगे और बाकी के जो बचे हुए 92 लोग हैं और उनके साथ 69 और जुड़ेंगे, उनकी संख्या 161 बनती है। उनको 31/2/2022 को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा, क्योंकि 31/3/2022 को ये पोस्टें जो हैं जो मैं बता रहा हूं 161 है, ये खाली होंगी। और शेष के जो रह जाएंगे उनको हम सितंबर महीने 30/9/2022 तक जो है वो इस अनुबंध पर ले लिए जाएंगे। विषय ये भी आपके ध्यान में रहे कि हमने लगभग 205 नई बसें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी, जिसमें 39 सीटेड सुपर लग्जरी बसेस वोल्वो जिनकी संख्या 5 है, 51 सीटर एसी बसेस जिनकी संख्या 50 है, 35 सीटेड ऑर्डिनरी बसेस जिनकी संख्या 30 है, 46 सीटर ऑर्डिनरी बसेस जिनकी संख्या 115 है, टेम्पू ट्रैवलर 5 है। ये कुल मिलाकर 205 बनते हैं। ये भी एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हो जाएंगे और इनकी जो कॉस्ट है वो लगभग 69 करोड़ जो है वो बनती है। और मुझे आशा है कि ये मार्च 2022 से पहले हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में ये आ जाएंगी। इसी के साथ आज ये भी प्रस्तावित किया गया है कि 2022-23 में जो नई बसेस हम लोगों ने खरीदनी है उनकी संख्या जो है उसमें भी जो डीजल बसेज है 30 सीटर वो 25 है, 35 सीटर जो है वो 125 है, 40 सीटर जो है वो 150 है। वो 300 बनती है डीजल से चलने वाली बसेस। और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदने की भी जो प्रस्तावना हुई है वो 50 है और टेम्पू ट्रैवलर जो है वो 10 है। इनकी कॉस्ट जो है वो 129 करोड़ के करीब जो है वो बनती है। तो आज की जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें एचआरटीसी के जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें ये फैटल एंड नॉन फैटल जो एक्सीडेंटल केसेस के बारे में बात आपसे की है और दूसरा पीस मील वर्कर का एक महत्वपूर्ण निर्णय श्री जयराम ठाकुर सरकार ने लिया है, तो इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता था। वह आपने कोई विषय लेना है तो आप ले सकते हैं। सर, आपने 840 करोड़ रुपए घाटे की बात की। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने आपको एक सुझाव दिया है कि जो एचआरटीसी की वर्कशॉप्स हैं उनमें जो प्राइवेट बसेस चलाने वाले हैं उनकी भी रिपेयर की जाए, उन प्राइवेट बसों की भी। साथ ही साथ जो एचआरटीसी के पेट्रोल पंप हैं उनमें एक आम व्यक्ति भी पेट्रोल भरवा सके, उस तरह का भी प्रावधान करना चाहिए ताकि घाटा कम हो सके। क्या परिवहन मंत्री जो है उस विषय के बारे में सोचेंगे? उन्होंने बोला है, उसके बारे में हम उसको देखेंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा उसको करेंगे। जो भी कंपैशनेट ग्राउंड्स पे कितने लोगों ने अप्लाई, कितने मतलब पद दिए हैं, कितनी देर में उनको अप्लाई करने का 3 महीने लिखा ना आपने? अभी तक तो आज मैं लेके आया हूँ, अभी तो पता चलेगा कितने लोग अप्लाई करेंगे इसमें। वैसे लगभग 15-16 केसेज हैं टोटल। जो एक्सीडेंटल केसेज हैं लगभग इनकी संख्या 16 बनती है, 16 के करीब बनती है। तो जिस समय हम ये पॉलिसी लेके आए हैं तो वो अब अप्लाई करेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी विद इन 3 मंथ। सर, आज कर्मचारी और पेंशनर उनका पहले भी आपने कहा था उनको समय पर वेतन मिले, ओवर टाइम और उनका रात्रि भत्ते का था, एक इंस्टॉलमेंट उनको मिल गई थी और कब उनका कम से कम 50 से 60 करोड़ का ड्यू है, वो कब तक, क्या वो फेज मैनर में होगा? समय समय के ऊपर जब भी इस प्रकार की समस्या आई है एचआरटीसी में जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और जो बाकी सारे लोग हैं उनकी ये हर समय मंशा रहती है कि हम जितना ज्यादा पैसा का भुगतान कर सकते हैं वो करें। अभी हमने काफी हद तक जो पुराना मेडिकल था वो पुराने ओवर टाइम्स थे उनको दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी पेंडेंसी है, उसको भी हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। सर, पासिंग ऑफ न्यू रूट पॉलिसी पर हिमाचल कब से काम करेगा, कब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या कौन सी रूट? पासिंग ऑफ न्यू रूट पॉलिसी, क्या इस तरह का कोई विचार? क्योंकि शीतकालीन सत्र के टाइम भी ये बातचीत जो है वो आशीष बुटेल ने की।
तो उनको उन्होंने बोला है, अभी सरकार इसके ऊपर करेगी निर्णय। अभी ऐसा कोई हमारे पास विषय नहीं आया। उन्होंने एक आइडिया दिया है कि इस आइडिया के ऊपर काम करिए, वो भी उसका मंथन करेंगे। जब नहीं इम्प्लीमेंट तो तभी होगा जब उसके कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। अगर वो लगेगा कि उसको करना चाहिए तो 100% करेंगे। अगर केवल और केवल वो बात किताबों वाली होगी तो नहीं करेंगे। अभी आपकी कितनी बस्ती जो है उस सड़कों के किनारे खड़ी है जो चल नहीं पा रही है, जहाँ सवारी आपने कहा था कि सवारी नहीं आ पा रही है? 450 कितने रूट हमारे अभी चल रहे हैं? लगभग 450 के करीब ऐसी बसेज हैं जो आप पूछ रहे हैं। रूट नहीं चल पाते। 450 के करीब रूट्स हैं। 450 के करीब रूट्स हैं जो हमारे क्या कह सकते हैं जो नहीं चल पा रहे। टोटल कितने रूट्स हैं? हाँ लिखिए, कर लीजिए। हमारी फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो सैंक्शन फ्लीट है 3109। अवेलेबल बसेज हैं 398। इसमें अगर 398 की आगे ब्रेकेज लेनी है तो वो भी दे देता हूं मैं। डीलक्स बसेज 50 हैं, वोल्वो 56 हैं, JNRM 791 है, ई बसेज 75 है और ऑर्डिनरी बसेज 2126 है। सब ब्लैक स्पॉट पे भी क्या कुछ काम किया गया है? बिल्कुल, ये भी आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा PWD के साथ मिलकर इस विषय के ऊपर गहन चिंतन भी किया गया है और इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। जगह जगह के ऊपर रोड्स के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स का जो है उनका चयन किया गया है और काफी के ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो रोड सेफ्टी का विषय आता है उस विषय में ब्लैक स्पॉट्स के ऊपर हम लोग प्रायोरिटी देते हैं और जहां जहां भी हमें लगता है कि इन चीजों को एकदम से उसके ऊपर कोई ना कोई हल करना चाहिए उसमें सरकार प्रयासरत है, लगी हुई है और काफी जगह पे हमने काम भी किया। ब्लैक स्पॉट्स है कि अभी तक आइडेंटिफाई? ऐसा नहीं मैं कोई बता पाऊंगा कितने हुए। सर पॉलिसी अभी आई है इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए, तो किस तरह से इसमें और आगे काम होगा? कितने फर्स्ट पेज में क्या है इसकी? शायद मैंने आपको बता दिया है कि हमने क्या कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल बसेज हम खरीद रहे हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक उसका बात मैं ये कह सकता हूँ प्राइवेट व्हीकल को भी करेंगे कि हमारी ये कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल बसेज हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। पिछले ही दिनों कैबिनेट में हमने ये पॉलिसी जो है वो लेकर आए हैं, उसकी अप्रूवल हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल बसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बनता जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि डीजल की बसेज को कम करें, इलेक्ट्रिकल को प्रमोट करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करें। सर अभी कितने इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन जो होते हैं वो बन चुके हैं और क्या आगे किसी का काम चल रहा है? हाँ, ये धर्मशाला में है, सोलन में है, शिमला में है, मनाली में है, ये यहाँ पर है और बाकी जगह के ऊपर काम लगे हैं, हम काम कर रहे हैं। जो आपकी HRTC की टैक्सियां हैं उनकी बहुत बुरी हालत है, क्या इनकी मेंटेनेंस व्यवस्था ठीक से हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। सर 30 बिलियन को आपकी जो पॉलिसी है जिसमें रेगुलर होते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, उसका बंद हो जाएगी पॉलिसी या कंटिन्यू करेगी? नहीं, इसके बाद इस प्रकार का कोई काम नहीं होगा। कोई भी अगर किसी प्रकार की कोई बैकडोर एंट्री नहीं करेगी ये सरकार। हाँ, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं किया जाए। सर 209 नई बसें खरीदी जा रही है, कुछ बसें खराब भी होगी, सड़ गई बसें सर, तो कितने बसों की जरूरत है? नई बसों की जरूरत है HRTC को भी, और उनकी क्या स्थिति है जो सर खड़ी है, बसें खराब हो रही है? इसकी गिनती तो की नहीं है भाई, मैंने आपको बताया ये 300 की जरूरत है और उसमें से मैंने आपको क्लासिफाई भी कर दिया 300 में कौन कौन सी कैसे कैसे लेनी है। मेरा ख्याल आप सुन नहीं रहे मेरी बात ऐसे भाई, छोड़ दो। ये आपको बता रहा हूं मैं, 30 सीटर की 25, 35 सीटर की 125, 40 सीटर की 150 और इलेक्ट्रिकल बसेस 50, टेम्पो ट्रैवलर 10। ये हमने प्रस्तावित किया है 2022-23 के लिए।
विक्रम जी, एक आपने पिछले कुछ महीने पहले प्रेस को बोला था कि इंटरस्टेट जो है कई रूट अभी बंद है। आपने बोला था शिमला से अमृतसर वाला चालू हो गया है, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुआ। आपने बोला था कि चेक करेंगे, क्योंकि वो आपका पहले वाला रूट है ब्यास में काफी। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। प्रेस रूट आया था कि चालू हो गया, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, उसमें कोई जो हमारी इंटर स्टेट्स हैं उसके ऊपर जो हमारी पॉलिसी होती है, बाकी स्टेट्स के साथ जो हमारे एमओयूज होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम थी, उसके कारण से वो जो बस है वो नहीं चल पाई थी। लेकिन आज भी हमने, क्योंकि जिस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है उसमें किसी सदस्य ने ये बोला है कि ये जो रूट है, जो फायदे वाला रूट है, इसको अतिशीघ्र चलाना चाहिए। मैंने आज विभाग को बोला है कि भाई एग्जामिन करिए, अगर आपका उस स्टेट के साथ एमओयू हो गया है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो उसको शीघ्र चलाया जाए। सर, इलीगल प्राइवेट वॉल्वो बसेस की भी शिकायतें बार बार मिलती रही हैं, उस पर कोई एक्शन? निश्चित तौर पे बहुत सी ऐसी बसेज हैं जिनके बारे में शिकायत मिलती है, और उसमें आपके ध्यान में रहे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भारी भरकम उनके ऊपर जुर्माना किया है, और कुछ बसेज को हमने जो है वो बाउंड भी किया। सर, यूपी के साथ आपका एक एग्रीमेंट हुआ है फिलहाल बसें चलाने के लिए इंटरेस्ट में, तो कितने रूट पे आप बसें चलाएंगे और वहाँ की कितनी बसें यहाँ हैं? ये पक्की बात है कि हमारा वहाँ पे एमओयू साइन हुआ है कि वहाँ से भी बसेज प्रस्तावित हैं, हमारी तरफ से भी बसेज प्रस्तावित हैं। पर्टिकुलरली नंबर कितना रहेगा अभी इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जितनी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी हम भेजेंगे। जो आपने 140 करोड़ का लॉस बताया, ये सिर्फ कोविड के कारण इसी काल की बात कर रहे हैं जी। तो आपको 940 करोड़ दे दिया, 100 करोड़ ज्यादा, कितनी मेहनत? ये 940 करोड़ लाइबिलिटी है, ये जुर्माने, ये जो आपको घाटा पड़ा उसके अगेंस्ट नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया है कि हमें इतना घाटा पड़ा, लेकिन उसके बावजूद सरकार हमारी इस तरीके से मदद कर रही है जिसके कारण जो लाइबिलिटीज हैं उसके अगेंस्ट हमें ये पैसा मिला है। सर, बसें कब चलेंगी? हाँ जी, जो बसें खड़ी हैं वो कब चलेंगी? चला देते हैं सर। जो खड़ी हैं वो चलेंगी, हाँ, खड़ी नहीं रहेगी बस कोई। जिनकी जरूरत है हमें उनको चलाएंगे। सर, आपने एक महीने पहले सरकाघाट बस डिपो का मुद्दा काफी गर्म था, वहां से 70 बसें और 121 कर्मचारी धर्मपुर ट्रांसफर कर दिए गए थे, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि सरकाघाट बस डिपो को खत्म करने की साजिश चल रही है। तो इसको लेकर इस प्रकार की बातें केवल और केवल कुछ लोग अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा काम करते हैं। सबके ध्यान में ये विषय रहना चाहिए कि समय समय के ऊपर हिमाचल पथ परिवहन निगम किस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ठीक तरीके से चल सकता है। हम समय समय के ऊपर डिपो बनाते हैं, समय समय के ऊपर सब डिपो बनाते हैं। तो ये हमारा एक इंटरनल मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत हमने उन सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सिस्टम को ठीक ना करें, अगर जिस प्रकार से उल्टा पुल्टा सिस्टम है वैसा ही रहे। लेकिन मेरी ये टेंडेंसी है, मेरी ये कोशिश है कि जहां स्टाफ की जरूरत है, यहाँ वैक्यूम है, वहां पर अगर कोई हमें अपने एक डिपो से दूसरे डिपो में ले जाने की बात होती है तो वो किसी को बंद करने की साजिश नहीं है, वो बिल्कुल सारा सब गलत है। सर, आप प्रदेश के उद्योग मंत्री भी हैं। प्रदेश में 70% की पॉलिसी चल रही है स्थानीय युवाओं को रोजगार की। आपने जो भाजपा का चुनावी मैनिफेस्टो था 2017 में, उसमें घोषणा 80% की थी, परंतु धरातल पर अभी 70% भी नहीं उतर पाया है। क्या कहेंगे आप मुझे बताइए किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं आप? किसी दो इंडस्ट्रियों के नाम लीजिए मेरे को जिसमें आपको ऐसा लगता है कि वहां प्रॉब्लम है। अभी मेरे पास जो मैंने पिछले कल चलो आपने प्रश्न कर लिया, मैंने पिछले कल ही ये पता किया है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बिल्कुल 70% का पैमाना पूरा करती हैं। कृपया आप एक आधा दिन मुझे दीजिए, मैं आपको वो सारी इंडस्ट्रियों की लिस्ट सर्कुलेट कर रहा हूं। उसके बाद हमने बात की 80% वाली, जिन लोगों के साथ हमारे नए एमओयू साइन हो रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग की बात है अभी या सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग की बात है, उसमें हम 80% की कंडीशन को लेके चले हैं। और हमने ये भी बोला है कि उन इंडस्ट्रीज को ही हिमाचल प्रदेश के अंदर जो समय समय पर मिलने वाली जो सब्सिडी कह सकते हैं जिसको, या समय समय के ऊपर हम जो अपनी स्कीम चलाते हैं, वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करें।